सो गुड मॉर्निंग गाइस। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप लोग कि थर्सडे को कल लोग आपका चर्च होता है? हाँ, ओके ओके ओके, कोई नहीं। मैं एक दिन में 2 बार क्लास ले लूंगा आपकी, मैं इतना तो बर्डन सह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग रात में ले लेते हैं आपकी आज एक क्लास, ठीक है, रात को 10 से 11। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वही टाइम पे चलेगी, टाइम टेबल इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं, हाँ अच्छा नहीं लगता ऐसे, मैं टाइम मेरे को नहीं अच्छा लगता, प्लीज। हाँ, सबके चेहरे पे कितनी खुशियां इमोजीज भेज रहे हैं। ठीक है ठीक है, तुम्हारी कहने से मैं रात को 10 से 11 क्लास लूंगा, ठीक है। चलो, खुश? हाँ, चलो। तो हम लोग मिसलेनियस टॉपिक्स कर रहे थे। नहीं नहीं, थैंक यू की क्या बात है यार, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू, सीरियसली। तो हम लोग मिसलेनियस टॉपिक्स कर रहे थे, कुछ टॉपिक्स कर रहे थे इकोनॉमिक्स के, ठीक है। क्या कहते हैं, लास्ट टाइम हमारे कुछ टॉपिक्स हो गए थे। ओके ओके, थैंक यू यार पारुल, थैंक यू सोफिया। तो कुछ टॉपिक्स हमारे हो गए थे और कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए थे। पॉजिटिव पे मैकेनिज्म इन चेक ट्रंकेशन सिस्टम कर लिया था, एनजीटीए कर लिया था, क्यूआर कोड कर लिया था, नीलकंठ कमेटी की रिकमेंडेशन थी भैया एक पीआईडीएफ फंड बनना चाहिए, ठीक है, डिजिटल फंड बनना चाहिए, जिसमें से क्या होगा कि जिन लोगों के पास पीओएस नहीं है, दैट इज पॉइंट ऑफ सेल मशीन नहीं है, उन लोगों को सरकार सब्सिडी देगी। ओके, उसके बाद पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा। अब वो नहीं है कि 5 साल बाद रिन्यू करवाएंगे, वो कहानी खत्म होगी, ठीक है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी आपको पता ही है, ठीक है। इसके फ्लॉज क्या है? अच्छा, अभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी हाल ही फिलहाल का है, मतलब अभी रिसेंट का ही है, जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स का है। कौन से देश ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया, यानी करेंसी कौन से देश ने बना दी है बिटकॉइन को? ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, ऑप्शन देता हूँ, फिर तुक्का तो मारने में आसानी हो जाएगी। ऑप्शन दूं या ऐसे ही बता दोगे? ऑप्शन दूं या ऐसे ही बता दोगे? चलो ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ऑप्शन है सर, अरे वाह अमित, वाह यार, अमित ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया, एल सल्वाडोर, वेरी गुड। ये ये मैक्सिको है, ये ऊपर यूएस है, ये इधर इतनी सी पूंछ निकल रही है सेंट्रल अमेरिका की, ओके, और यहाँ पे इधर एल सल्वाडोर, ओके। तो याद रखना, एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को अपना लीगल करेंसी बना दिया, ठीक है। आपको प्रीलिम्स में आ सकता है क्वेश्चंस, ठीक है। एनीवेज, उसके बाद हमने पढ़ा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। अगर सेंट्रल बैंक नोट छापने के बजाय डिजिटल करेंसी इशू करे, कितना सही हो जाएगा, है ना। ब्लैक मनी का धंधा खत्म हो जाएगा, जो टैक्स लोग इवेट करते हैं वो खत्म हो जाएगा, टैक्स अवॉइड जो करते हैं वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो टेररिस्ट फंडिंग वगैरह होती है सब बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमने साथ के साथ इसके फ्लॉज भी पढ़े कि इससे क्या कहते हैं, साइबर अटैक हो सकता है, मालवेयर वगैरह ये सब चीजें, है ना। तो ये 8 टॉपिक कर लिए थे और उससे आगे आज करते हैं हम लोग। मिसलेनियस की यार मैंने आपको इसलिए नहीं भेजी पीपीटी, क्योंकि कुछ इसमें टॉपिक्स रह गए थे, ठीक है। तो मेरा ये था कि एक बार इसको कवर कर लें पूरे को, तो फिर उसके बाद आपको वो भेजूं पीपीटी, ठीक है ना। ये रट लेना भाई साहब, ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो हमने, अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी आउटेज, इसका एग्जांपल भी याद रखना, ठीक है ना। जो बिटकॉइन का फ्लॉ बताया था आपको, ईरान ने बैन कर दी क्रिप्टो करेंसी आफ्टर सिटी सफर्ड फ्रॉम अनप्लैन्ड ब्लैकआउट्स, ठीक है, ई वेस्ट जनरेशन, ओके। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं कि आपको मेंस में आंसर राइटिंग लिखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, ओके। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, मैंने आपको बता दिया था, इससे बेनिफिट्स क्या हैं। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ आरबीआई, भाई साहब 8,000 करोड़ रुपए हर साल खर्चा आता है नोट छापने का, ठीक है। इंक्रीज द नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है।
इट रिड्यूस द स्कोप ऑफ काउंटरफिटिंग, नकली नोट छापने वाला धंधा ही खत्म हो जाएगा, टेरर फाइनेंसिंग बाय टेरर ग्रुप्स, ठीक है। इंक्रीज द ट्रेसेबिलिटी, भाई सब पता चल जाएगा ऑनलाइन किसको ट्रांसफर किया, सारा कुछ सिस्टम है, ठीक है। रिड्यूस एनोनिमिटी, टैक्स इवेजन, ओके। हमने वही है, प्रॉम्प्टनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। रिस्पेक्टिव ऑफ कर्फ्यू, लॉकडाउन, फ्लड, हड़ताल, किसी को भी ट्रांसफर करना है ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो भैया फटाफट। होमोजेनिटी बढ़ जाएगी कश्मीर टू कन्याकुमारी, ठीक है। सरकार को भी अगर फर्दर किसी को गरीबों की मदद करनी है या सोशल सेक्टर की स्कीम्स में पैसा लगाना है, ठीक है, तो सरकार सही तरीके से लगा सकती है, डिजिटल मनी को यूटिलाइज कर सकती है, कोई लूप होल नहीं होगा, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, घोटाला वोटाला वाली स्कैम्स होने, फ्रॉड्स होने खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कांग्रेस के टाइम पे कितने सारे स्कैम्स आए थे, ठीक है। और कोई बंदा अगर टैक्स इवेट करने की कोशिश करेगा, जैसे सपोज करो माल्ला टाइप बंदे कह रहे हैं कि आई एम आल्सो पुअर, गिव मी पेंशन, तो वही सब टैक्स अथॉरिटी कहेगी यू आर नॉट अ पुअर, यू आर अ रिच टैक्स इवेटर, ओके। तो यू मस्ट नो दीज थिंग्स। मेजर बेनिफिट आपको बता दिया, माइनर बेनिफिट रिड्यूस स्प्रेड ऑफ वायरस, भाई साहब पैसे को टच ही नहीं करोगे, कोरोना वायरस नहीं होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल भी दे सकते हो आप। अच्छा, इसके डीमेरिट्स क्या, चैलेंजेस हमने पढ़े थे। डिजिटल डिवाइड, एक्सेस टू गैजेट्स, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, भाई साहब गैजेट कहाँ से लेके आओगे, इंटरनेट कहाँ से लेके आओगे, बिजली कहाँ से लेके आओगे। सपोज करो आपने गैजेट ले लिया, सपोज करो गाँव में आपने इन जैसे लॉन्डो को गैजेट ले भी दिया, ठीक है, तो भाई साहब इनको पता ही नहीं चल रहा ई बैंकिंग कैसे होनी है, मोबाइल बैंकिंग कैसे होनी है, क्योंकि ये पढ़े ही नहीं, लिटरेसी रेट ही आपका इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। एक्सेस पॉइंट्स, नॉट इवन एवरी विलेज शॉपकीपर एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट, एग्जांपल बताया था आपको मिर्जापुर में जो से भैया हैं जिनके पास गुड्डू भैया की मम्मी जाती है, नो एक्सेस टू डिजिटल पेमेंट, पॉइंट ऑफ सेल मशीन नहीं है इनके पास, ठीक है। साइबर टेररिज्म, न्यूक्लियर अटैक, नेचुरल डिजास्टर, भाई सब तबाह हो जाए सिस्टम, क्या कर लोगे उसका, ठीक है ना। इफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट स्टॉप फंक्शनिंग, हैंग भी तो हो जाते हैं हमारे यहाँ पे फोन, ठीक है ना। इकोनॉमी विल स्टॉप फंक्शनिंग, भाई सब चैलेंजेस भी हैं बहुत ज्यादा, तो पूरी तरह डिजिटल करना इज नॉट अ वैसे गुड थिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने मनी सप्लाई मेजर्स करे थे, इसकी शुरुआत ही की थी, ठीक है। तो एक बार ये दोबारा से शुरू कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मनी सप्लाई का मतलब क्या है, मनी सप्लाई का मतलब क्या है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी जो पड़ी है जनता के पास, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसको मनी सप्लाई कहते हैं, मनी स्टॉक कहते हैं, सिंपल सी बात है। और जो बैंकों में पैसा जमा है उसको मनी सप्लाई कहते हैं, यानी जो जनता के पास पैसा पड़ा है और जो बैंकों में पड़ा है उसको मनी सप्लाई कहते हैं या मनी स्टॉक कहते हैं, ठीक है। द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग अ पब्लिक at a particular point of time is called money supply और money stock, ठीक है। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, M0, M1, M2, M3, ठीक है। अभी M4 नहीं है, याद रखना। आपसे पूछ लेगा कि कब इंट्रोड्यूस हुआ था आरबीआई द्वारा, 1977 में, याद रखना सर, प्री का क्वेश्चन बन सकता है। मनी सप्लाई इज बेसिकली अ करेंसी इन सर्कुलेशन, जनता के हाथ में जो पैसा है, प्लस डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक्स में जो डिपॉजिट्स होते हैं, ओके। M0 की डेफिनेशन दी हुई है। M0 क्या होता है, बेसिकली सेंट्रल बैंक मनी, जो सेंट्रल बैंक इशू करता है उस मनी को सेंट्रल बैंक मनी बोलते हैं, ठीक है। इसको मॉनेटरी बेस बोलते हैं और बेस मनी भी बोलते हैं, रिजर्व मनी भी बोलते हैं और हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑफ अ सेंट्रल बैंक इंक्लूडिंग करेंसी and central bank depository accounts. That's why this is known as monetary base or base money or reserve money or a high powered money. Okay. उसके बाद आती है कमर्शियल बैंक मनी, ठीक है, जिसको M1 और M3 से डिनोट करते हैं। ऑब्लिगेशंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको कमर्शियल बैंक मनी कहते हैं और उसको डिनोट किससे करते हैं, M1 और M3 से, याद रखना। जो ज्यादातर यूज होते हैं वो M0 और M3 यूज होते हैं, ठीक है। जैसा कि लिखा भी हुआ है, वेरी ऑफन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ मॉनेटरी एग्रीगेट कार्ड ब्रॉड मनी, ठीक है। M3 को ब्रॉड मनी कहते हैं, एक बार प्री में क्वेश्चन आया हुआ था, 2016-17 की बात है, ठीक है। M3 को ब्रॉड मनी कहते हैं और M1 को कहते हैं सर नैरो मनी, याद रखना। ये बड़ी वाली होती है, बड़ी ब्रॉड होती है, बी से ब्रॉड, बी से बड़ी, याद रखना। M3 सबसे बड़ी होती है, इट कैप्चर्स द बैलेंस शीट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, इट कैप्चर्स द बैलेंस शीट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। M2 M4 इतने इंपॉर्टेंट नहीं, M4 तो वैसे ही खत्म हो गया। इट इंक्लूडेड पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, बैंक डिपॉजिट्स, हाउएवर दीज आर नॉट वाइडली यूज्ड नाउ, ठीक है, याद रखना।
M0 और M3 का मेन रोल है, याद रखो बस इतनी सी बात। M0 मॉनेटरी बेस आपको बता दिया और M3 आपको बता दिया ब्रॉड मनी। M1 को हम बोलते हैं नैरो मनी। ओके, तो इसकी पूरी तरह से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, है क्या। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, जैसे मैंने आपको बताया M0, ठीक है, इसको मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं, बेस मनी भी बोलते हैं, और रिजर्व मनी और हाई पावर्ड मनी, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, M0 इज इक्वल टू मनी हेल्ड बाय नॉन आरबीआई ऑर्गेनाइजेशन। नॉन आरबीआई ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बैंक्स हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होगी, या गवर्नमेंट होगी। नॉन आरबीआई ऑर्गेनाइजेशन मींस आरबीआई के अलावा वाली संस्थाओं के पास जो पैसा है। ओके, प्लस अदर डिपॉजिट्स इन आरबीआई बाय पब्लिक और गवर्नमेंट बैंक्स, ठीक है। सपोज करो, एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जैसे अभी डीमोनेटाइजेशन हुई थी 2016 में, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या स्कीम निकाली थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, की भाई साहब जिन लोगों के पास ब्लैक मनी है ना, तो वो एक काम करो कि आपको उसके ऊपर ज्यादा टैक्स दे दो, हमारे को सारी मनी दे दो, अपने 1500 के सारे नोट्स दे दो, उस पर इतना टैक्स लगेगा, ठीक है, और आपको बदली करके दे देते हैं नोट हम लोग, ठीक है, और सरकार आपसे कुछ भी नहीं पूछेगी, और वो जो एक्स्ट्रा ब्लैक मनी होगी जिसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा, वो सारी किस में जाएगी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, ठीक है। तो उसमें यही कहा था कि ब्लैक मनी सरेंडर कर दो, जिसमें से X% होगा वो आरबीआई के पास चला जाएगा एज अ डिपॉजिट, ठीक है, वो फिर गवर्नमेंट यूज कर लेगी उसको जनता कल्याण में, ठीक है, गरीब कल्याण में। और वोल्ट कैश ऑफ बैंक्स, दैट इज अ बैंक्स कीप सम रुपीस विद देमसेल्फ फॉर अ डे टू डे ऑपरेशन। कोई सपोज करो बैंक में मालिया टाइप आदमी आ गया, अंबानी टाइप आदमी आ गया, चाय वाय मंगवानी पड़ेगी या कुछ भी खर्चा वर्चा हो गया, तो उसको वॉल्ट कैश बोलते हैं बैंक का, ठीक है। तो याद रखना M0 का क्या फॉर्मूला होता है, मनी हेल्ड बाय नॉन आरबीआई ऑर्गेनाइजेशन, इट विल इंक्लूड पब्लिक बैंक्स, एनबीएफसी, गवर्नमेंट एक्सेट्रा, प्लस मनी प्लस अदर डिपॉजिट्स इन आरबीआई बाय पब्लिक, ईदर बाय पब्लिक और बाय गवर्नमेंट बैंक्स। ओके, वोल्ट कैश ऑफ बैंक्स। ओके, अब हुआ क्या, इसका फॉर्मूला याद रखना, ये चीज समझ लो, उसके बाद ये चीज समझो, ये दोनों चीज समझोगे उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट समझ में आएगा। मैंने आपको बताया था करेंसी एक्सचेंज रेट की वॉलेटिलिटी का ये ग्राफ है, ठीक है। अभी सपोज करो कि $1 था 62 रुपए का, ठीक है, 2016 में $1 हो गया सर 64 रुपए 84 पैसे का, 64 रुपए 84 पैसे का, ठीक है। 2017 में होगा 65 रुपए 76 पैसे का, लेकिन 2018 में एकदम से ही $1 की कीमत कितनी होगी, 74 रुपए 39 पैसे, मतलब रुपए इतना गिर गया। तो एक सेकेंड यार, भाई साहब एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। सॉरी। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, 2015 से लेकर 17 के बीच में आप देख सकते हो रुपया वीक हुआ है, बट इन अ ग्रेजुअल मैनर, है ना, 62 से 64, 64 से 65, लेकिन 2018 में देयर इज अ सडन एंड शार्प फॉल, देख सकते हो आप, ठीक है। तो इससे होगा क्या सर, जाहिर सी बात है सर, जो बेचारे इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, सपोज करो आईफोन लेके जो बेचते हैं, ठीक है, वो महंगा हो जाएगा, ठीक है, बाहर से गाड़ी लेके बेचते हैं, कुछ भी XYZ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बाहर से खरीदेंगे तो महंगा ही होगा ना, ठीक है ना। पहले $1 में सपोज करो, पहले आप सपोज करो 62 रुपए देते थे, ठीक है, तब जाके आपकी सपोज करो कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ जाती थी, सपोज करो कोई छोटी सी चीज आ जाती थी, ठीक है, लेकिन अब आपको 74 रुपए देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इम्पोर्ट्स क्या हो जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉस्टलियर हो जाएंगे, इंपोर्टर बेचारे अनहैप्पी हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, ठीक है। हाउ टू इमीडिएटली एडजस्ट माई बिजनेस मॉडल, भाई ये क्या तमाशा चल रहा है, धंधा करूं तो करूं कैसे, समझे मेरी बात। तो ये समझ में आया, करेंसी एक्सचेंज वोलेटिलिटी समझ में आया कि किस तरह वो चेंज हो रहा है। तो अभी बारी आती है कि भाई साहब ये जो करंट करेंसी एक्सचेंज जो वोलेटिलिटी हो रही है, यानी कि ये जो उतार चढ़ाव हो रहा है, ठीक है, इसको सही कैसे किया जाए, किसका काम है ये, भाई साहब आरबीआई का काम है। आरबीआई का काम है टू मैनेज द फ्लोटिंग रिजर्व। अब वो करेगा कैसे, ये ध्यान देंगे। जनरली क्या होता है, इन नॉर्मल टाइम्स मार्केट फोर्स डिसाइड करती है, ठीक है। मतलब कि अगर ये देखेंगे, अगर एग्जांपल हम 2015 से 17 के बीच में हम देखेंगे कि भाई साहब रुपीज वीकनिंग बट इन ग्रेजुअल मैनर, इसको भाई साहब आरबीआई कुछ नहीं कर सकता, याद रखो।
इन नॉर्मल टाइम्स मार्केट फोर्सेज डिसाइड, ठीक है, यानी सामान्य परिस्थिति में बाजारिक शक्तियां तय करेंगी कि विनिमय दर क्या होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हाई वोलेटिलिटी होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा स्थिरता होगी, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होगा, ठीक है, जैसे कि दिखाया मैंने 17 के बाद 18 में शार्प फॉल, ठीक है, देन आरबीआई विल इंटरवीन, उस स्थिति में आरबीआई दखल देगा, ठीक है। अब कैसे करेगा आरबीआई उसको, टू कीप एक्सचेंज रेट स्टेबल, उसके लिए क्या करेगा, आरबीआई विल बाय और सेल डॉलर डिपेंड ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन कैसी है, ठीक है। कोरोना के दौरान आरबीआई ने डॉलर खरीद लिए, डॉलर किससे खरीदे, डॉलर जिससे खरीदे होंगे उसको रुपए दिए होंगे ना, जाहिर सी बात है। तो किनसे खरीदे, और ऑथराइज फॉरेक्स डीलर थे, यानी फॉरेन एक्सचेंज डीलर थे। आप पूछोगे सर ये किसके अंडर आते हैं, ये सर एनबीएफसी के अंदर आते हैं। एनबीएफसी बोले तो नहीं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिनका काम बैंक की तरह होता है, लेकिन मतलब वो भी लोन वगैरह देते हैं, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह बैंक देता है। याद है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बताई थी, भूल भूल तो नहीं गए, याद है ना भाइयों। हाँ, अगर इन केस अगर कोई भी मैं टॉपिक कहता हूँ क्लास के दौरान कि ये वाला टॉपिक याद है, तो इट मीन्स वो पहले करवाया होगा, ठीक है। और जिस बच्चे के पास नोट्स वगैरह ना हो, पहले के भूल गया हो, अपने साथ वालों से पूछ सकते हो, फ्रेंड से पूछ सकते हो, ठीक है, या फिर आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, मैं आपको पीपीटी सेंड कर दूंगा, ठीक है। एनीवेज, तो सपोज करो जैसे एम जीरो की डेफिनेशन बताई थी, अ मनी हेल्ड विद नॉन आरबीआई ऑर्गेनाइजेशन दैट इज 10 था, सपोज करो, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, दूसरे नंबर पे क्या था, दूसरे नंबर पे था अदर डिपॉजिट्स बाय आरबीआई, ये भी 10 है, और वॉल्ट कैश विद बैंक, ये भी 10 है। तो एम जीरो की वैल्यू कितनी होगी, 30। लेकिन जब आरबीआई ने डॉलर खरीदा, डॉलर खरीदने का मतलब क्या है, आरबीआई ने मार्केट में पैसा फेंका, मार्केट में रुपया फेंका और डॉलर खरीद लिया, ठीक है। अब रुपया जब गया मार्केट में, रुपया किसके पास गया, रुपया एनबीएफसी के पास गया, ठीक है। तो पहले कौन है, या तो पब्लिक बैंक है या एनबीएफसी है, गवर्नमेंट सेक्टर, तो पैसा किसके पास गया, एनबीएफसी के पास गया। तो यानी कोई चीज अगर वो 10 थी, अगर ये चीज 10 थी, तो अभी सपोज क्या होगी, वो 20 होगी, ठीक है। तो आपसे ना इस तरह से पेपर में पूछ लेगा प्रीलिम्स में घुमा फिरा के कि भाई साहब अगर आरबीआई डॉलर खरीदेगा तो उस केस में मॉनेटरी बेस या फिर एम जीरो बढ़ेगा या घटेगा, तो आंसर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बताइए। एम जीरो बढ़ेगा या घटेगा, इंक्रीज होगा, वेरी गुड, इंक्रीज होगा ना, बट ऑब्वियस, तो याद रखना है सर आपने, ठीक है। तो इस तरह से ना इसके बीच में ही क्वेश्चंस छुपे हुए हैं, बट आपको वो कंसेप्ट याद रहना चाहिए कि हाँ यार एम जीरो किसको कहते हैं, अच्छा डॉलर खरीदेगा उससे क्या होगा, डॉलर खरीदेगा किसी को बेचेगा तो बदले में क्या देगा, रुपया देगा, अच्छा रुपया किसको दिया, एनबीएफसी को दिया, ठीक है। इस तरह से लॉजिक लगाना है पेपर में। तो पेपर में कई बार आपको इस तरह भी दे देगा कि सपोज करो बैंक को कोई चीज दी, बैंक को पैसे दिए, तो उससे क्या होगा, उससे भी एम जीरो बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है सर। आगे चलते हैं सर। तो व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन एम थ्री, अभी हमने पढ़ा कि एम जीरो पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो तो हमने पढ़ लिया, एम थ्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी एम थ्री जो कि मैंने आपको बताया था ब्रॉड मनी जिसको बोलते हैं, इट इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल, ये चीज याद रखना, इट इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल। तो एम थ्री का फॉर्मूला क्या होता है सर, याद रखना, अ मनी हेल्ड विद पब्लिक, जनता के पास जो पैसा है, प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक, टाइम डिपॉजिट समझते हो, एफडी वगैरह, आरडी वगैरह, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, भूल तो नहीं गए भाई साहब, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, बहन बड़ी होगी 18 साल की, उसकी शादी के लिए, पता है ना। डिमांड डिपॉजिट सर आप जो बैंक में करवाते हो और मुंह उठा के अगले दिन ही आप डिमांड कर देते हो कि भाई साहब 500 जो जमा करवाए थे कल वो दे दे वापस, ठीक है। तो एम थ्री की डेफिनेशन याद रखना, मनी हेल्ड विद पब्लिक प्लस टाइम डिपॉजिट प्लस डिमांड डिपॉजिट इन पब्लिक, ठीक है। एंड व्हेन सी आर आर रिड्यूस देन एम थ्री विल इंक्रीज, इसका मतलब क्या हुआ, देखो लॉजिक देखो, क्या इतनी सी बात में सारी कहानी समझा रखी है। सीआरआर रिड्यूस हुआ, सीआरआर याद है, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक को आरबीआई के पास कुछ कैश रिजर्व रखना होता है, ठीक है। तो अगर सीआरआर रिड्यूस हुआ इसका मतलब क्या हुआ, अभी बैंक को आरबीआई के पास कम पैसा रिजर्व रखना है, ठीक है, यानी बैंक के पास अपना पैसा ज्यादा है, अब बैंक वो पैसा लोन दे सकता है, जब बैंक लोन देगा, ठीक है, यानी बांटेगा, लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगा, तो जनता के पास पैसा आएगा, जनता के पास पैसा आएगा तो एम थ्री बढ़ेगा ना, सिंपल सा लॉजिक है ना। ये कंसेप्ट भाई साहब समझ लो,
4-5 बार लिखोगे, ध्यान से समझोगे, रटने की जरूरत नहीं है, इनको दिमाग में बैठना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 2020 में आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने सीआरआर को रिड्यूस कर दिया, सीआरआर को कम कर दिया, 4% से किया 3%, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा कि 2020 में M3 बढ़ा या घटा, ठीक है, तो आंसर इज बढ़ा, ये चीज याद रखेंगे। तो कोरोना के टाइम पे, तो पूरी कहानी का निचोड़ ये है, कोरोना के टाइम पे M0 और M3 का ग्रोथ रेट बढ़ा है, याद रखना, M0 और M3 का ग्रोथ रेट बढ़ा है। अभी आपको बताया M0 का भी बताया, अभी M3 का भी बताया, ठीक है। M0 का मैंने क्या बताया कि आरबीआई ने क्या किया भाई साहब, डॉलर खरीदी, डॉलर खरीद लिए तो मार्केट में रुपया आ गया, मार्केट में रुपया किसके पास आया, एनबीएफसी के पास आया। एनबीएफसी किसकी फॉर्मूले के अंदर फिट होते हैं, M0 के अंदर। M0 का फॉर्मूला क्या था, M0 इज इक्वल टू मनी हेल्ड विद नॉन आरबीआई ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एनबीएफसी आती है, गवर्नमेंट आती है, पब्लिक बैंक आते हैं, प्लस वॉल्ट कैश विद बैंक्स, और प्लस क्या आता है साथ में, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जैसे कि जनता का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा, ठीक है। तो M0 बढ़ा, आपसे पूछ लेगा पेपर में, कोरोना के टाइम पे M0 बढ़ा या घटा, बढ़ा। M3 बढ़ा या घटा, M3 भी बढ़ा। M3 क्यों बढ़ा, क्योंकि आरबीआई ने सीआरआर रिड्यूस कर दिया था, सीआरआर रिड्यूस करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, बैंक्स के पास ज्यादा पैसा है लोन देने के लिए, बैंक्स के पास ज्यादा पैसा मीन्स बैंक लोन देंगे, जनता के पास पैसा आएगा, जनता के पास पैसा आएगा तो M3 बढ़ेगा, बिकॉज M3 का फॉर्मूला क्या होता है, मनी हेल्ड विद पब्लिक प्लस टाइम डिपॉजिट इन बैंक प्लस डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, ठीक है। तो निचोड़ ये है, ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक M0 एंड M3 ग्रोथ रेट वाज इंक्रीज, ठीक है। इसमें बताओ सर कोई डाउट है तो आगे चलिए हम इसमें बताइए सर, उसके बाद आगे देखते हैं बाकी और ज्यादा जो फैक्टर्स हैं, मनी मल्टीप्लायर, एसएलआर, सीआरआर, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये समझ में आया। फ्लोटिंग रेट किस तरह आरबीआई ने मैनेज किया, करेंसी एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी, उससे पहले मेजर्स ऑफ मनी, बताइए सर समझ आया, आगे चलें। सभी को समझ आ गया है, कोई डाउट है तो पूछिए। सभी को समझ आ गया, बहुत बढ़िया बात, बच्चे बहुत ही होनहार हो गए। तो आगे चलते हैं सर, इम्पैक्ट ऑन मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, मनी मल्टीप्लायर होता क्या सर, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है सर, ये फॉर्मूला आप याद रख लो, दिमाग में बिठा लो, M3 अपॉन M0, याद रखना, M3 अपॉन M0। M3 क्या है सर, स्टॉक ऑफ टोटल मनी, M3 का फॉर्मूला भी आपको मैंने बताया था, ठीक है, जनता के पास पैसा प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, ठीक है, और डिवाइडेड बाय M0, यानी स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, मैंने आपको बताया था M0 को हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं, मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं, रिजर्व मनी भी बोलते हैं, ठीक है। अब सपोज करो M3 हमारा ज्यादा है, ठीक है, 195 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.95, ठीक है, यानी जनता का बैंक में अगर पैसा करना अनिवार्य है तभी ये मात्रा बढ़ेगी, तभी मनी मल्टीप्लायर की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, यानी कि जनता अपना पैसा बैंक में, क्योंकि M3 का फॉर्मूला क्या था सर, मनी हेल्ड विद पब्लिक प्लस टाइम डिपॉजिट इन बैंक्स प्लस डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, यानी जनता जब बैंक में डिपॉजिट करवाएगी तभी ये मनी मल्टीप्लायर हमारा बढ़ेगा, ठीक है। सपोज करो आरबीआई ने, सपोज करो एक 100 रुपए का नोट छापा, सपोज करो, ठीक है, अब इंक्रीज कैसे होगा, ये बढ़ेगा कैसे, आप कहोगे ना कि सर यहाँ पे तो आप कह रहे हो कि आरबीआई ने जितने छापे, आरबीआई ने 100 रुपए छापे, जनता के पास 195 कैसे हो गए, ठीक है ना, यहाँ आप कहोगे ना कि सर ये चीज ज्यादा कैसे होगी, यानी आरबीआई जितने छापेगा उतने तो जनता के पास होंगे, ठीक है। तो सवाल ये है कि आरबीआई ने सपोज करो 100 रुपए का नोट छापा, ठीक है, नाउ हाउ इट विल इंक्रीज, ये बढ़ेगा कैसे, सर ई बैंकिंग करोगे आप, मोबाइल बैंकिंग करोगे, कार्ड पेमेंट करोगे सर, ठीक है। अब होता क्या है सर, सपोज करो एक बंदे ने 100 रुपए की किताबें खरीदी,
आपने जाके 100 रुपए की किताब खरीदी दुकानदार से, क्या वो 100 रुपए बैंक में जाके जमा कराएगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कराएगा। ठीक है, वो क्या करेगा सर, वो पैसे अपने पास रखेगा, कैश रखेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, इनकम टैक्स ऑफिसर को पता ना चले कि उसके पास कितना कैश है। ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि M3 क्या है, करेंसी विद पब्लिक। जनता के पास कितना पैसा है, 100 रुपए। 100 रुपए इशू किए, 100 रुपए जनता के पास है, बैंक के पास तो 1 रुपया भी ना आया, तो वो पूरा का पूरा कितना रहेगा, 100 रुपए, यानी सेम रहेगा। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मनी मल्टीप्लायर विल इंक्रीज। इसको इंक्रीज बढ़ाएंगे कैसे, मनी मल्टीप्लायर को बढ़ाएंगे कैसे, M3 को बढ़ाएंगे कैसे मेरे भाई? ये सर प्री में क्वेश्चन आया हुआ है, मनी मल्टीप्लायर को कैसे बढ़ाएं, 3-4 ऑप्शन दे देंगे, यू हैव टू आइडेंटिफाई हाउ वी विल इंक्रीज द मनी मल्टीप्लायर। सबसे पहली बात, एवरीवन कीपिंग ऑल ऑफ हिज मनी इन बैंक। भाई सब ब्लैक मनी वाला तो धंधा ही खत्म हो जाए, जो सी औरतें अपने पतियों से छुपा के रखती है ना पैसे। ठीक है, आपकी मम्मियां भी रखती होंगी छुपा के। ठीक है, अपने हस्बैंड से। ठीक है, तो वो सारा खाता मतलब कि बैंक में जमा कराना है, वो जो भी आपके पास रखा होगा वो सारा बैंक में, ताकि एक एक पाई का हिसाब हो। ठीक है, दूसरी चीज, एवरीवन हैव अ बैंक अकाउंट। सारों का सबसे पहले बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन आएगी, आपको पता ही है। इससे हाउ मच मनी कैन बैंक गिव एज लोन, कि बैंक लोन कितने दे रहा है, उससे भी मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। ठीक है, अगर CRR रिड्यूस होगा, CRR रिड्यूस होगा तो उससे क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। याद रखना, CRR रिड्यूस होने से, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, CRR रिड्यूस होने से क्या चीज बढ़ी थी, M0 बढ़ा था, M3 बढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? CRR रिड्यूस होने से क्या बढ़ा था, M3 बढ़ा था। वेरी गुड। ठीक है, तो CRR रिड्यूस होने से, ये लिंक याद रखो भाई, ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, बस ये लिंक याद रखो, CRR रिड्यूस होने से क्या बढ़ा था, M3 बढ़ा था सर। ठीक है, M3 बढ़ा था। तो अभी CRR MM का क्या फॉर्मूला है, यानी मनी मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला है, M3 अपॉन M0। और आपको मैंने बताया कि M3 बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M3 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M0। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, M0 को तो नहीं हम छेड़ सकते, लेकिन M3 को बढ़ा सकते हैं। M3 बढ़ाने के मैं तरीके बता रहा हूँ आपको। पहला तरीका था कि सभी को, सारी जनता को बैंक में पैसा जमा कराना है। बैंक में जब पैसा जमा कराओगे तो एक एक पाई का हिसाब होगा, वैसा ब्लैक मनी वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, सारों का बैंक अकाउंट होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगी। तीसरी बात क्या है कि बैंक कितना लोन दे पा रहा है जनता को। ठीक है, अब बैंक जितना लोन देगा जनता को, जनता के पास पैसा आएगा, जनता के पास पैसा आएगा तो M3 बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, यानी कि, और वो कैसे होगा, जब CRR रिड्यूस होगा, CRR रिड्यूस होगा तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। सर ये कई बार आ चुका है प्रीलिम्स में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये कंसेप्ट दिमाग में डाल लो, कुछ भी डाउट हो साथ के साथ पूछ लेना। ठीक है, सो इफ पीपल, और जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़ो। ठीक है, अंदर ज्यादा PhD करने की जरूरत नहीं है, तुमने एग्जाम क्लियर करना, इकोनॉमिक्स नहीं बना। ठीक है, तुमने रघुराम राजन नहीं बनना। सो इफ पीपल विल नॉट कमिंग टू गेट लोन्स, ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर विल नॉट इंक्रीज वेल। ठीक है, ये चीज हुई हमारे साथ कोरोना के टाइम पे। ठीक है, ठीक है, RBI ने CRR भी रिड्यूस करके देख लिया कि भाई देखते हैं जनता पैसे लेने आ रही है कि नहीं आ रही, लोन वोन लेने आ रही है कि नहीं आ रही, तो जनता लोन लेने नहीं है, तो इससे, इसलिए हमारा मनी मल्टीप्लायर भी नहीं बढ़ा, जो कि मैंने आपको बताया कोरोना के केस में। ठीक है, अब जनता कह रही है कि अरे यार क्या लोन लेना, मार्केट में काम तो है नहीं, कोई शादी वादी तो आ नहीं रही है, किसी बहन बेटी की शादी आ रही हो तो उसमें देनी होती है, कार देनी होती है, बाइक देनी होती है, और अभी कोई फेस्टिवल भी नहीं आ रहा, तो अभी क्या करेंगे लोन लेके। ठीक है ना, तो ये चारों पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। मनी मल्टीप्लायर कैसे बढ़ेगा, उसके क्या क्या तरीके हैं। पहला, बैंकों में सभी को पैसा रखना है। दूसरा, सभी का बैंक अकाउंट होना चाहिए। तीसरा, CRR रिड्यूस होगा तभी जनता के पास पैसा आएगा, जनता के पास पैसा आएगा तो M3 बढ़ेगा, M3 बढ़ेगा तो MM बढ़ेगा, दैट इज मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर जनता पैसे ही नहीं लेने आ रही, जनता लोन ही लेने आ रही, तो उस केस में मनी मल्टीप्लायर अच्छी तरह नहीं बढ़ेगा, याद रखना। एग्जाम्पल हमने दिया कोरोना के टाइम पे। ठीक है, आगे चलते हैं सर। हाँ, मनी मल्टीप्लायर बताया हुआ है 2019 में कैसा था, 2020 में कैसा, पेपर में क्योंकि पूछ लेगा आपको।
कि क्या परफॉर्मेंस थी, ठीक है। 2019 में सर बैंकिंग पेनिट्रेशन पुअर थी, पीपल डिड नॉट अर्न मच, स्लो डाउन था सर इकोनॉमी में, आपको पता ही है सर, पिछले से पिछले साल। पीपल बाइंग लेस होम, कार्स, रिटेल लोन्स रिड्यूस, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं खर्चा वर्चा नहीं कर रहे थे लोग, ठीक है। लेस बीज एक्सपेंशन, इट मींस लेस बीज लोन, ठीक है। कम एक्सपेंशन हुई पैसे की तो जिससे कम लोन लिया लोगों ने, ठीक है। तो इम्पैक्ट क्या पड़ा मनी मल्टीप्लायर पे, मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, रिड्यूस होगा यानी कम होगा। सो मनी मल्टीप्लायर फॉलन इवन बिफोर कोरोना क्राइसिस, 2020 में है ना कोरोना, तो आपसे पूछ लेगा कि क्या मनी मल्टीप्लायर कोरोना के टाइम में गिरा, नहीं सर, मनी मल्टीप्लायर 2019 में ही रिड्यूस हो चुका था, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि मनी मल्टीप्लायर के रिड्यूस होने के क्या कारण थे, बैंकिंग पेनिट्रेशन पुअर, यानी बैंक में लोग पैसे वैसे कम जमा करा रहे थे। मैंने आपको बताया ना मनी मल्टीप्लायर बढ़ने के क्या चांसेस है कि बैंक में लोग पैसे ज्यादा जमा कराएंगे, लेकिन 2019 में बैंकिंग पेनिट्रेशन क्या थी, पुअर, तो जाहिर सी बात है मनी मल्टीप्लायर कहाँ से बढ़ेगा। दूसरी चीज सर, पीपल डिड नॉट अर्न मच, लोग पैसे ही नहीं कमा रहे थे तो कहाँ से जमा कराएंगे या कहाँ से खर्चा करेंगे। तीसरा सर स्लो डाउन था सर इकोनॉमी में। चौथी चीज क्या है सर, लोन नहीं लिए लोगों ने ज्यादा, ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर गिर गया, यानी मनी मल्टीप्लायर फॉलन इवन बिफोर द कोरोना क्राइसिस। फिर आपसे पूछेगा कि कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, 2020 में क्या हुआ, तो कोरोना के टाइम पे सर जैसे कि बताया हुआ मनी मल्टीप्लायर इज होवरिंग अराउंड 5.5। आपको एक ग्राफ दिखाते हैं, ये देखिए सर, ये 5.4 है, सपोज करो ये 5.6 है, ठीक है। यहाँ पे था 2019 में, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में से दिया हुआ ग्राफ आप देख सकते हो, ये आपका 2019 में ये था, तो 2020 में हल्का सा ऊपर ऊपर हुआ, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सो आपसे पूछ लेगा ये टर्म एग्जैक्टली, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में आई है तो आपसे जो की तो पूछ सकता है, ठीक है, कि आपसे पूछ लेगा कोरोना के टाइम में यानी 2020 में मनी मल्टीप्लायर कितना था, सो योर आंसर मस्ट बी इट इज होवरिंग अराउंड 5.5, ठीक है। तो यानी कि रीजन आपको बता दिया, इट इज रिमेन सप्रेस्ड, वहीं दबा रहा मनी मल्टीप्लायर, म्यूटेड दैट इज नो सिग्निफिकेंट चेंज। अच्छा, होवरिंग अराउंड 5.5 की जगह ये भी पूछ लेगा कि मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, नो सिग्निफिकेंट चेंज, ठीक है, या नन ऑफ द अबव। सो योर आंसर मस्ट बी नो सिग्निफिकेंट चेंज। रीजन क्या था, वैसे तो वो कह रहा है कि सीआरआर रिड्यूस करवाया था आरबीआई ने ताकि जनता लोन लेने आए, ठीक है, वो कह रहा है थ्योरेटिकली तो मल्टीप्लायर बढ़ना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वजह से, स्लो डाउन की वजह से जो लोन टेकर थे, जिनको लोन चाहिए था जनता को, वो लोन टेकर कम हो गए, लोन लोगों ने नहीं लिया, ठीक है, जिस वजह से मनी मल्टीप्लायर आपका उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ, ठीक है, ये समझ में आया सर। So money multiplier is hovering around 5.5. It is remains suppressed, muted, and there is no significant change. The reason being is because though there is a reduction in CRR by RBI, so theoretically money multiplier should increase. लेकिन कोरोना की वजह से लोन लेने नहीं आए, जिस वजह से सर मनी मल्टीप्लायर भी आपका कम हो गया, उसमें कोई खास सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया। ये समझ में आया सर, मनी मल्टीप्लायर M3/M0 भूलेगा तो नहीं, भूलेगा तो नहीं सर। बच्चा लोग हाथों में मेहंदी लगा के बैठे हो, कुछ जवाब दीजिए। मेहंदी लगा के बैठे हो, ये उसका आंसर दिया है या समझ नहीं आया उसका आंसर दिया। हाँ ऐसे, ऐसे दोनों का। अच्छा, समझ भी नहीं आया क्या, सीरियसली समझ नहीं आया मैम, समझ नहीं आया आपको। आ गया। ये लड़कियों की ना एक तो ना कहानी समझ नहीं आती, मतलब बंदा कंफ्यूज हो जाए भाई हाँ है या ना है। ये तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह से ना लौंडे बेचारे ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, समझ ही नहीं आ रही तू है क्या मैं क्या हूँ।
वही चीज तुम टीचर के साथ कर रही हो, है समझ ही नहीं आ रही, हाँ है, समझ आया नहीं आया। भाई साहब ऐसे मत करा करो, ऐसे जज्बातों से खिलवाड़ मत किया करो, ठीक है ना। मतलब मुझे तो वही बात होगी। जैसे वो पिक्चरों में बोलती है हीरोइन, हीरो को बोलती है, आई लाइक यू बट आई लाइक यू एज अ फ्रेंड, आई लव यू बट आई लव यू एज अ फ्रेंड। लौंडा कह रहा है क्या करूं, अब मैं एनएसओस काट लूं, ठीक है। तो योर आंसर मस्ट बी क्लियर, हाँ या ना, ठीक है, एवरीथिंग और नथिंग। एनीवेज कम टू द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे बच्चा, ध्यान से, पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लूं उसके बाद आंसर देना। What was the trend of money multiplier during 2020? Option है significantly increased due to reduction in CRR, significantly reduced due to slowdown in economy, noticeable reduce in the initial month and noticeable increase in the later ones, और डी ऑप्शन है नो सिग्निफिकेंट चेंज। तो बताइए सर। बिल्कुल सही सर, इसका आंसर है डी। अभी मैंने 2 मिनट पहले ही बताया आपको, मनी मल्टीप्लायर में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया, ठीक है। देखो मैंने अभी बताया ना, 1 मिनट पहले आपको बताया, ये आपकी इकोनॉमिक सर्वे की लाइन है सर, इसलिए कह रहा हूँ कि इस पे फोकस रखो। या तो आपको मैंने अभी भी बताया, या तो नो सिग्निफिकेंट चेंज दे देगा, या फिर ये दे देगा होवरिंग अराउंड 5.5, ठीक है। इट इज रिमेन सप्रेस्ड म्यूटेड, दैट इज नो सिग्निफिकेंट चेंज। 2019 के कंपैरेटिवली कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया, ठीक है। तो ध्यान रखना यार सभी ने, जो जो बताया गया उसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। नेक्स्ट चलते हैं सर हम लोग। तो ये ध्यान से देखेंगे, अभी हमने मनी सप्लाई के मेजर्स के बारे में पढ़ा कि उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, M0 के पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, M3 पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, मनी मल्टीप्लायर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। अभी हम पढ़ेंगे CRR पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। सर मैंने आपको बताया कि कोरोना के टाइम पे CRR 4% था, कोरोना के दौरान यानी 2020 में आरबीआई ने इसको रिड्यूस करके 3% कर दिया। अभी 2021 में मार्च में 3.5% कर दिया, और 2021 में मई में, मई की बात बता रहा हूँ, आरबीआई ने फिर से 4% कर दिया, क्योंकि आरबीआई को लगा कि अभी जो स्थिति है वो एकदम सामान्य हो गई है, यानी नॉर्मल हो गई है, ठीक है। अब नाउ पीपल जो कि बाबू सोना वाले हैं, दे आस्क व्हाई नॉट सीआरआर कीप इट एट 3%, इसको 3% क्यों नहीं करा, क्योंकि अभी मार्केट में वो चीजें नॉर्मल नहीं हुई हैं, अभी सामान्य नहीं हुई हैं, ठीक है। तो जैसा कि बताया था कि सीआरआर को रिड्यूस करने का जो पर्पस था, यानी 4% से 3% करने का जो पर्पस होता है बेसिकली, सीआरआर का काम क्या होता है बेसिकली, इट प्रोवाइड्स अ बफर अगेंस्ट बैंक रन, ठीक है, ड्यूरिंग पीएमसी दैट पोस्ट कोरोना पेंडेमिक, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर, कि सीआरआर का काम क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, सीआरआर बेसिकली रखते क्यों है, कि बैंक सारे के सारा पैसा लोन में ना दे दे, इसलिए उसको कुछ पैसा रिजर्व रखते हैं आरबीआई के पास, ठीक है ना। तो सीआरआर बेसिकली प्रोवाइड करता है, इट्स अ बफर अगेंस्ट बैंक रन, ठीक है। एग्जाम्पल आपको बता ही देता हूँ, जैसे कि यस बैंक स्कैम, ठीक है। तो इस वजह से स्कैम वगैरह ना हो, इसलिए आरबीआई को मजबूरन इसको बढ़ा के ही रखना पड़ता है, ठीक है, 4%, ठीक है। लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको घटा भी देता है आरबीआई और बढ़ा भी देता है, ठीक है। एसिसो फैसिलिटी होती है फॉर सीआरआर मैनेजमेंट, ठीक है। ये क्या होती है, आपको इतनी पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, यू मस्ट नो दिस टर्म, कि एसिसो फैसिलिटी होती है कैश रिजर्व रेशियो को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो कई बच्चे फिर भी क्वेश्चन पूछेंगे कि यार सर क्यों इसको बढ़ा दिया, क्यों बढ़ा दिया, या इसको क्यों घटा दिया, पहले घटा दिया। तो भाई साहब ये आरबीआई के मेजर्स होते हैं, इसमें हम लोगों को ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी है, थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो, हमारा मकसद एग्जाम निकालना है, ठीक है। जैसे कि लिखा भी हुआ है कि कई बच्चे पूछते हैं सर तंबूरा हाथ से क्यों बजाते हैं, मुंह से क्यों नहीं बजाते। अरे भाई साहब तंबूरा में तार लगी होती है, ठीक है। तो मुंह से बजाया तो उससे होंठ छिल जाएंगे ना, इसलिए उसको मुंह से नहीं बजाते, इसलिए उसको हाथ से बजाते हैं, ठीक है। समझे मेरी बात, कि जितना बताया गया उतने पे फोकस करो। और अगर जिस बच्चे ने लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हुए हैं, उसको पता होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, मतलब
ज्यादा पीएचडी वाले क्वेश्चन नहीं आते। और बिलीव मी, अगर आपने इकोनॉमिक्स क्लास वाली जितना बताया गया, नोट्स प्रॉपर फॉलो अप कर लिए और आपने जो एनसीईआरटी है वो कवर अप कर ली और न्यूज़पेपर डेली आप पढ़ रहे हो रेफरेंस के लिए, तो भाई साहब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कोई आपका गलत नहीं हो सकता, मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है सर आपका एसएलआर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। एसएलआर सर 18% ऑफ एनडीटीएल। एनडीटीएल पता है, कोई बताएगा एनडीटीएल क्या होता है? बोल तो नहीं गए, एनडीटीएल क्या होता है? नेट नेट क्या था बताओ? डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, वेरी गुड। ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। सीआरआर भी इतना ही होता है, X% ऑफ एनडीटीएल, और एसएलआर भी X% ऑफ एनडीटीएल। ठीक है, याद रखना। तो एसएलआर पता ही है आपको, लिक्विडिटी में इन्वेस्ट करना होता है बैंकों को। ठीक है, इन्वेस्ट इन कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, अदर सिक्योरिटीज अप्रूव बाय आरबीआई। ठीक है, तो एसएलआर में कोई चेंज नहीं किया, याद रखना। पेपर में पूछ लेगा कि एसएलआर में गवर्नमेंट ने कोरोना, आरबीआई ने कोरोना के दौरान कोई चेंज किया था? नहीं सर, बिफोर और आफ्टर कोरोना एसएलआर इज सेम। ठीक है, और सीआरआर क्या था हमारा? सीआरआर कोरोना के टाइम पे ज्यादा था, और सॉरी कोरोना से पहले ज्यादा था, और कोरोना के टाइम पे 3% है। ठीक है, याद रखना सर, ये छोटी छोटी चीजें आपसे प्री में पूछ लेगा। उसके बाद बारी आती है सर रेपो रेट की। रेपो रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा कोरोना का? ठीक है, कोरोना के टाइम पे बढ़ाया घटाया क्या किया? तो सर रेपो रेट, जिसको हम लोग पॉलिसी रेट भी बोलते हैं और इसको हम बेंचमार्क रेट भी बोलते हैं, आपको पता ही होगा, शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए होता है। ठीक है, बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए तो आरबीआई से बीक मांग सकती है सिक्योरिटी देके बदले में। ठीक है, सिक्योरिटी आपको पता ही है, एक सर्टिफिकेट होता है, इसको डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इंडिकेटिंग दैट इट्स होल्डर इज एलिजिबल टू रिसीव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट अ पर्टिकुलर टाइम। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पता है ना, भूल तो नहीं गए? जैसे आरबीआई के, जैसे हमारे नोटों के नीचे साइन किए होते हैं ना, वैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के नीचे साइन किए होते हैं। कुछ पर्टिकुलर अमाउंट होता है जितने की भी आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जरूरत क्यों होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अब जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए भाई साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाना है। ठीक है, सड़कें वड़कें बनानी है, देश का विकास करना है। अब देश का विकास करने के लिए पैसा कहाँ से आता है? या तो टैक्स से आता है, या तो जनता से कर लगा के यानी टैक्स लगा के पैसे लेंगे, या फिर दूसरा रास्ता क्या है सर, कुछ ना कुछ कागज छापेंगे, वो कागज को देंगे कि भाई ये मैंने कागज पे लिखा है कि मैं तेरे को 5 करोड़ रुपए कल को दे दूंगा वापस। ठीक है, तो 5 करोड़ रुपए उससे ले लिए और बदले में उसको सर्टिफिकेट दे दिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस तरह से पैसा एक्सपेंडिचर करती है अपना। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है, टैक्स कलेक्शन इनकम इज ऑलवेज लेस देन एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, सो गवर्नमेंट हैव टू बोरो, तो इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सहारा लेना पड़ता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको बताया मैंने, एक लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म वाली को ट्रेजरी बिल बोलते हैं। ठीक है, 1 साल से ज्यादा वाली को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं, इसको डेटेड सिक्योरिटी बोलते हैं। ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म होते हैं, इट इज लेस देन 1 ईयर। बताया था आपको, ट्रेजरी बिल 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, बिफोर कोरोना, कोरोना से पहले जो रेपो रेट था वो था सर 5.15%। ठीक है, और रिवर्स रेपो था 4.90%। आपको मैंने शायद जब हम लोग बताया था, जब ये सब करवा रहा था आरबीआई के क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स, उसमें बताया था कि रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से क्या होता है, छोटा होता है। याद रखना, पेपर में पूछ चुका है कई बार। तो जैसा कि आपको पता होगा, रेपो, रिवर्स रेपो, ठीक है, और एमएसएफ, ये तीनों क्या है, किसके अंडर आते हैं? एलएएफ के अंदर आते हैं, दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आरबीआई इनको यूज करता है, तभी इनको पॉलिसी रेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये 3 विंडोज होती हैं, तो आपसे ये पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरबीआई ये जो 3 विंडोज होती हैं, यानी विंडो ऑपरेशन किसके थ्रू करता है? सो उसका आंसर क्या होगा? थ्रू ई कुबेर प्लेटफॉर्म। सर याद रखना, प्री का क्वेश्चन बन सकता है। आरबीआई अपने विंडो ऑपरेशन, जो 3 विंडो होती हैं आरबीआई की, रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ। एमएसएफ याद है सभी को, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, पेनल्टी लगती है सर रेपो रेट में, कुछ X% इंक्रीज कर देते हैं। जो रेपो रेट होता है
उसमें x% इंक्रीज कर देते हैं। जनरली 1% होता है, कहीं पर 1% से कम भी करते हैं, ठीक है। तो आरबीआई ये तीनों विंडोज हैं, इससे रिलेटेड जो भी ऑपरेशन होते हैं वो किस प्लेटफॉर्म पे उसको ऑपरेट करता है। सो योर आंसर मस्ट बी इकोबेर प्लेटफॉर्म, ठीक है। कोरोना के बाद आरबीआई ने रेपो रेट कम किया था, रिवर्स रेपो रेट भी कम हो गया था, जाहिर सी बात है। तो ये याद रखना है सर आपने। कोरोना से पहले रेपो रेट ज्यादा था, ठीक है। कोरोना के बाद रेपो रेट आरबीआई ने कम कर दिया, ठीक है। बेसिकली रेपो रेट कम करने का पर्पस क्या होता है बताइए? टू इंजेक्ट लिक्विडिटी और टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी। कोरोना के बाद रेपो रेट कम कर दिया, इसका पर्पस क्या होता है? टू इंजेक्ट लिक्विडिटी और एब्जॉर्ब लिक्विडिटी। इंजेक्ट लिक्विडिटी ना, वेरी गुड, ओके। सो बट मैंने आपको सारी वो कहानी अभी पहले बताई है। मनी मल्टीप्लायर के दौरान पीपल डिड नॉट टेक मच लोन लोगों ने लिया नहीं, तो देर इज नॉट मच इम्पैक्ट ऑन मनी मल्टीप्लायर, ठीक है ना। सारी कहानी वहीं आकर रुक जाती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कैन वी यूज रेपो ऑपरेशंस फॉर लॉन्ग टर्म? अभी तक आपको मैंने ये पढ़ाया था कि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं रेपो रेट, ठीक है। लेकिन मार्च 2020 से, ये चीज याद रखना सर आप, अभी मार्च 2020 से टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन चलाए गए हैं, ठीक है। यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आप एज अ कोलेटरल रख सकते हो, यानी गिरवी रख के, ठीक है, रेपो लोन ले सकते हो 3 साल का, ठीक है। जो इस पे ब्याज होगी ये फिक्स नहीं होगी कि आपको 4% बोल दी तो 4% फिक्स रहेगी, नहीं सर। इसका फ्लोटिंग रहेगा रेट, यानी बदलता रहेगा। एंड दिस रेट इज लिंक्ड विद रेपो रेट, सो इट कुड बी रेपो प्लस X%, ठीक है। क्योंकि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी देके जो कि शॉर्ट टर्म की चीज थी, ठीक है, अभी आप उस पर लॉन्ग टर्म के लिए लोन मांग रहे हो, ठीक है। तो जो भी रेपो रेट होगा उसमें प्लस X% जो भी होगा वो चार्ज होगा, ठीक है। तो पेपर में आपसे पूछ लेगा कि रेपो रेट सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं जी, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो गया। कब से हो गया? मार्च 2020 से, ठीक है। लोन ले सकते हो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बिहाफ पर, कितने टाइम? 3 साल। कौन ले सकता है? बैंक ले सकता है, ओके। बताइए सर, यहाँ तक कुछ ना समझ में आया हो? ओ यार भाई साहब, बताइए सर, कुछ ना समझ में आया हो? बताइए बच्चा लोग। पक्की बात है, क्लियर है? तो आगे चले हम लोग। तो आगे चलते हैं सर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अभी ये हमारी मिसलेनियस का पार्ट 1 खत्म हो गया। अभी हम शुरू करते हैं सर पार्ट 2 इसका, ठीक है। थोड़ा जलपान कर लें। हाँ, मैंने एक नई चीज सोची है कि कुछ भी अगर सपोज अब जो भी हमारा नया लेक्चर होगा, ठीक है, तो उस लेक्चर से पहले मैं कोई एक ऐसा कोड डालूं, ठीक है, ताकि आप ऐसे वगैरह में उसको यूटिलाइज कर सको, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी स्टार्टिंग अच्छी होगी ना, आपने इकोनॉमिक सर्वे के हर चैप्टर की शुरुआत में देखा होगा ऊपर एक कोट लिखा होता है, ठीक है। कोट लिखने से क्या होता है? एक थोड़ा वेटेज पड़ता है एग्जामिनर पे, एक थोड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है ना। तो आज का जो हमारा कोट है, द ग्रेट चाइनीज फिलोसफर कन्फ्यूशियस, जिनका जो ऑप्शनल फिलोसफी होगा उनको पता होगा इनके बारे में। कन्फ्यूशियस, ग्रेट चाइनीज फिलोसफर, बट he said a seed grows with no sound but a tree falls with a huge noise, okay. That is, destruction has noise but creation is quiet. This is the power of silence, so grow silently.
इतना डीप मैसेज है, मतलब कि ना जिसके इसको आप हर चीज से लिंक कर सकते हो, चाहे अपनी पढ़ाई से लिंक कर लो, ठीक है, या किसी भी चीज से लिंक कर लो, ठीक है। यानी कि जो बंदा ग्राइंड करता है ना अपने आप को, जो ज्यादा रोले डालते हैं ना कि अरे यार मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, ठीक है, जिम गए या क्लास में गए, पूरा हू हल्ला कर रहे हैं, ठीक है, आसपास वाले जैसे अभी जो दूसरे ग्रुप के बच्चे हैं ना, उसमें कुछ बच्चे टीचर बन गए हैं, उसमें एक मतलब बच्चों कह रहे हैं अरे टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम ही समझा देंगे, ठीक है। तो भाई साहब लेकिन कुछ बच्चे समझदार हैं जो अपना चुपचाप लगे हुए हैं, अंदर ही अंदर चुपचाप लगे हुए हैं, और वो बकायदा हर रोज मेरे को क्या कहते हैं असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं, नीचे नीचे किसी को पता नहीं चलता, ठीक है। तो वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू दोस्त जो ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, जो बहुत ज्यादा हू हल्ला कर रहे हैं, लोगों को गा रहे हैं कि भाई साहब मेरे से पूछ लो, ये है वो है, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है डिस्ट्रक्शन इज नॉइस बट क्रिएशन इज क्वाइट, ठीक है। कोई चीज ग्राइंड होती है ना तो वो तो चुपके से होना चाहिए काम, किसी को पता भी ना चले, किसी को कानो कान खबर ना हो। ये नहीं कि वहां जाके बुआ जी को फोन कर रहे हैं, अरे बुआ जी एनसीईआरटी कवर होगी है, सर ने कहा था जिस दिन एनसीईआरटी कवर होगी बस समझ लियो आईएएस में सिलेक्शन पक्का है। फिर बुआ जी ने फोन किया, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, मोबाइल नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करंटली स्विच ऑफ, ठीक है। तो इस तरह भाई साहब इस तरह के काम मत करो कि बिना मतलब का प्रेशर ले लो अपने ऊपर, ठीक है। गलती से भी रिश्तेदारों को दोस्तों को बताने की कोई जरूरत नहीं है क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, ठीक है। साइलेंटली काम करो भाई साहब, चुपचाप काम करो, ठीक है। जितना शोर कम मचाओगे उतना बढ़िया रहेगा, और जितना आप अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करोगे बजाय कि इधर उधर के, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट और नेक्स्ट टॉपिक। ये कुछ मिसलेनियस न्यूज है जो कि अभी हाल फिलहाल की है, जून जुलाई की है, ठीक है। तो मैंने इसमें एड ऑन किए हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है न्यूज वगैरह पढ़ के आपको थोड़ा सा ना एक आइडिया लग जाता है कि आपको इकोनॉमिक्स समझ आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। कुछ इस तरह के कंसेप्ट होते हैं, जैसा कि ये न्यूज है दैट आरबीआई इंक्रीज्ड एटीएम मनी विड्रॉल फीस। आप एटीएम में जाते हो सर, कार्ड लेके जाते हो, सपोज करो आपके पास एसबीआई का कार्ड है, एसबीआई का कार्ड लेके आप एच डी एफ सी बैंक में चले गए, एच डी एफ सी के एटीएम में चले गए, ठीक है। एक दो ट्रांजेक्शन फ्री होती है लेकिन कुछ टाइम बाद आपको पैसा लगता है, पता है सभी को। आपने कभी कार्ड एसबीआई का हो या एचडीएफसी का हो, किसी और बैंक में से किसी और बैंक के एटीएम से निकलवाए हो, इतना तो पता होगा। तो एक दो बार तो फ्री होता है, उसके बाद चार्ज लगता है, ठीक है। तो आरबीआई ने अभी वो एटीएम विड्रॉल फीस बढ़ा दी है, ठीक है। तो इससे कंसेप्ट क्या निकल आता है, इससे ये कंसेप्ट भी निकल के आता है, इसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। कई लोग कह रहे हैं अरे यार ये क्या कर दिया भाई साहब, अब इतना पहले 5 रुपए लगते थे अभी 10 रुपए लग रहे हैं, तो भाई साहब बहुत गलत कर दिया। लेकिन इसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स है दैट बैंक्स आल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन एटीएम सीसीटीवी सिक्योरिटी गार्ड। भाई साहब वो जो बैंक ने वो डब्बा सा लगा रखा है, ठीक है, उसको भी तो पैसे चाहिए, ठीक है। तो अगर एटीएम की ट्रांजेक्शन बढ़ेगी, ठीक है, तो पीपल विल प्रेफर टू गो टू डिजिटल पेमेंट। लोग कहेंगे कि भाई साहब एक काम करो, फिर कैश क्या निकलवाना, मैं ऑनलाइन ही ट्रांसफर कर देता हूँ, है ना। एटीएम में जाके कैश क्या निकलवाना, क्योंकि कैश निकलवाऊंगा 10 रुपए मेरे वहां लग जाएंगे, और यहाँ मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करूंगा यहाँ लगेंगे नहीं, ठीक है। सो इफ एटीएम ट्रांजेक्शन फीस विल इंक्रीज देन पीपल विल प्रेफर टू गो टू डिजिटल पेमेंट यूजिंग यूपीआई भीम पेटीएम, ठीक है। विच लेड टू, इसका मतलब लेस कैश इकोनॉमी होगी, ठीक है। और जब लेस कैश इकोनॉमी होगी, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, तो सर्वेलेंस बढ़ जाएगी, पता चल जाएगा कि भाई साहब किसका पैसा कहाँ जा रहा है, ठीक है। इट रिड्यूस द स्कोप फॉर ब्लैक मनी। भाई साहब काला धन नहीं छुपा सकते, फिर आप टैक्स इवेट नहीं कर सकते और नकली नोट नहीं छाप सकते। तो ये कुछ खास कंसेप्ट नहीं है, बट आपको समझ आना चाहिए कि क्या चीज हो तो क्या। पेपर में आप कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन है तो उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। आपके पास फोल्डर होना चाहिए, हथियार होने चाहिए, कब पता चल जाए लड़ाई में कौन सा शस्त्र काम आ जाए, है ना। सारे शस्त्र होने चाहिए आपके पास, तीर कमान भी होना चाहिए, गदा भी होनी चाहिए, तलवार भी होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं सर नेक्स्ट न्यूज की तरफ।
फिस्कल प्रूडेंस क्या होती है और ऑस्टेरिटी मेजर जिसको बोलते हैं हम लोग क्या होती है। फिस्कल प्रूडेंस क्या होती है बेसिकली, जैसे कि आप लोगों ने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी, आपको याद हो मॉडर्न इंडिया अगर आपने ध्यान से पढ़ी होगी, तो जब ये चल रही थी ना आपकी, क्या कहते हैं यार, दो ग्रुप बना दिए थे। एक तो स्वराजिस्ट बना दिए थे, एक तो रेडिकल ग्रुप था, ठीक है, और एक स्वराजिस्ट बना दिए थे। दो ग्रुप थे, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। मॉडरेट्स, ठीक है, एक रेडिकल थे एक मॉडरेट्स थे, ठीक है। तो उसमें मॉडरेट्स का आपने सुना होगा, रेडिकल लोगों का सुना होगा जब क्या कहते हैं यार, 1919 के दौरान जब बिल पास हुआ था कि क्या कहते हैं, संसद में एडमिशन नहीं लेना, मतलब संसद में हमें जाना नहीं है। तो उसके लिए लोगों ने क्या किया था कि मतलब अपनी फीस रिड्यूस कर दी थी, और जिससे जनता को पैसा दिया था, वो पैसा यूटिलाइज करवाया था, चंदा वगैरह दिया था काफी बड़े बड़े दिग्गजों ने। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि इस तरह से उन लोगों ने अपनी फीस कम कर दी थी। जो भी पैसे वैसे लेते थे, फ्री में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन दे रहे हैं। जितने भी बड़े हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन सभी ने, अगर ध्यान पे हो तो, ठीक है। तो फिजिकल प्रूडेंस का मतलब भी यही होता है, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी ऑर्डर किया है सभी मिनिस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट को, टू रिड्यूस 20%, 20% एक्सपेंडिचर इन एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, ओवरटाइम अलाउंस, स्टाफ रिवार्ड्स, ट्रैवल एक्सपेंसेस, माइनर बिल्डिंग मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क, ठीक है। कि मतलब सारी मिनिस्ट्री को और डिपार्टमेंट को ये हिदायत दी है कि वैसे भी ये जो बेफालतू के खर्चे हैं ना, एडवर्टाइजमेंट वगैरह में लगा रहे हो, पब्लिसिटी में लगा रहे हो, ओवर टाइम का अलाउंस ले रहे हो, 2 घंटा फालतू लगा रहे हो उसका अलाउंस ले रहे हो सरकार से, ठीक है। स्टाफ रिवॉर्ड ले रही है, ठीक है। ट्रैवल एक्सपेंसेस, जैसे अभी आपको पता होगा कि पीछे कैंटीन में जो जो सरकारी कैंटीन होती है पार्लियामेंट में, उसमें सस्ता खाना मिलता है, 10 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता है, इडली डोसा ये वो चीजें, ठीक है। तो अभी उसकी फीस बढ़ा दी है, ये 10 रुपए में नहीं मिलेगा, 30 रुपए में, 20 रुपए में, जो भी करा उन्होंने, ठीक है। तो ट्रैवल एक्सपेंसेस कम कर दी हैं, इसमें एक्सपेंडिचर कम कर दिया। माइनर बिल्डिंग मेंटेनेंस, किसी क्या कहते हैं, अब क्या होता है ना, मंत्री मंत्री के घर में कोई दिक्कत आ जाए तो हमारी की तरह थोड़ी प्लम्बर ढूंढने गए हैं, टूटी खराब होगी तो, लाइट खराब होगी तो बिजली वाले को ढूंढ रहे हैं। ये तो भाई सब फोन करते हैं और कोई आ जाता है और जो खर्चा डाल देते हैं अपने सरकार में, ठीक है। तो कोई भी बिल्डिंग का मेंटेनेंस का, रिपेयर वर्क का जो भी खर्चा वर्चा है, तो अभी ये सारा मिला के 20% कम कर दिया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, इसको फिस्कल प्रूडेंस कहते हैं, ऑस्टेरिटी मेजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। आप और भी इस तरह के फिस्कल प्रूडेंस ऑस्टेरिटी मेजर्स की एग्जांपल लिख सकते हो, आपका होमवर्क है, सर्च कर सकते हो, ठीक है। रीजन क्या है सर ये करा क्यों, इट बिकॉज इट रिड्यूस टैक्स। तो इसका रीजन ये है क्योंकि टैक्स इनकम गवर्नमेंट के पास कम हो गई है, ठीक है, आफ्टर पोस्ट कोरोना, सो कांट अफोर्ड ऑल एक्सपेंसेस, तो इतना ज्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। सिंपल सर आगे चलते हैं। उसके बाद आता है सर आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। आपको पता ही होगा कि सरकार कुछ पर्टिकुलर दाम पे किसानों से उनकी फसल खरीद लेती है, ठीक है, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। अभी मोदी गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2021-22 में पैडी क्रॉप यानी धान की फसल के लिए, यानी चावल की फसल के लिए, वो कर दिया 72 रुपए क्विंटल, ठीक है। तो इसके जो क्रिटिसिज्म है वो ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोडाउन है वो ऑलरेडी भरे हुए हैं भाई साहब, ओवरफ्लो कर रहे हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लेकिन अभी वो किसानों का धरना वरना चल रहा है, ठीक है। तो शायद उनको ल्यूर करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने इसके एमएसपी के प्राइस बढ़ा दिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है। इंडिया के इसका क्रिटिसिज्म ये भी है कि इंडिया का राइस एक्सपोर्ट अभी बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। आपको पता ही हो कि इंडिया नंबर 1 राइस एक्सपोर्टर है। तो कुछ क्रिटिक्स का ये कहना है दैट लॉट ऑफ दी सब्सिडाइज्ड राइस हैज बीन डाइवर्टेड एंड एक्सपोर्टेड टू पीडीएस, एक्सपोर्टेड बाय पीडीएस माफिया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाले, जो आपके ना घर के पास भी होंगे ये पीडीएस वाले, जो राशन देते हैं 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए में होंगे। तो आपने सुना होगा, मैं आपको ना अपने यहाँ का एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे घर के पास एक लेडी है, ठीक है,
उनके पास उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपने ये राशन कार्ड बनवाए हुए हैं, पीले राशन कार्ड। ठीक है, पीले राशन कार्ड वालों को मिलता है, बीपीएल परिवार वालों को मिलता है ये सब। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि उस पीले राशन कार्ड से वो चावल वावल ले लेते हैं, चावल ले ली, दाल ले ली, कट्टे भरवा लिए। ठीक है, और वो क्या करते हैं, उन सबको आगे बेच देते हैं। वो 1 रुपए में वो मिली, दाल मिली तो आगे 50 में बेच दी, 70 में बेच दी, 60 में बेच दी, इस तरह बेच दी, तो पूरा कट्टे में 2-3 हजार 5 हजार रुपए टोटल में बच जाते हैं, इस तरह करते हैं। ठीक है, तो वो भी यही कह रहा है कि इस तरह से राइस एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। उसका कारण ये भी है कि जितने भी ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाले माफिया हैं, ये जनरली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। होती है भाई साहब, बहुत ज्यादा धांधली होती है, आप जाके देखना कभी, आपको पता लगेगा। अच्छा, राइस और ओ यार, बैटरी डाउन हो गई यार, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड। मेरे को लग रहा है, मेरे को होल्ड करो यार, 1 सेकंड। लाइट है नहीं, चार्जिंग यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ओके, सो ऑल डन। हाँ, तो और आपको पता ही है कि राइस और शुगर केन में कितनी ज्यादा पानी की जरूरत होती है, दोनों वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। अभी आपको पता ही होगा, कुछ टाइम से जैसे बारिश नहीं आ रही थी, तो लोग कह रहे थे कि यार बारिश आए, इससे हमारी फसल खराब हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि चावल की फसल को, धान की फसल को अगर बारिश नहीं मिली, अगर पानी नहीं मिला, क्योंकि वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो इससे कितनी ज्यादा दिक्कत आने वाली है। ठीक है, लोग क्या, किसान बेचारे क्या करते हैं फिर उस केस में, बेचारे जनरेटर चला के वो ट्यूबवेल चलाते हैं। ठीक है, जिससे पानी देते हैं, लेकिन ट्यूबवेल का अगर आप जनरेटर भी चलाओगे भाई साहब, एक दिन का खर्चा अराउंड 10 से 20 हजार रुपये आ जाता है, 10 से 20 हजार रुपये का डीजल फूक जाता है। तो इसलिए किसान लोग कह रहे थे कि बारिश है, तो इतनी मुश्किल से तो ये फसल उगती है, चावल होगी, गन्ना होगी। ठीक है, क्योंकि जैसे कि लिखा हुआ है, इट रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, और जो नेचुरल पानी है, अगर वो आए तो ज़्यादा बढ़िया है ना, बारिश वाला पानी आए। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बारिश ना आने की वजह से उससे क्या कर रहे हैं वो लोग, अपने ट्यूबवेल वगैरह चलाते हैं जनरेटर से। तो ट्यूबवेल में किसका पानी आता है बेसिकली, ग्राउंड वाटर की डिप्लीशन होती है, लिखा हुआ है जैसे कि, है ना। तो ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट कर रहे हैं, तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हो दैट वी आर एक्सपोर्टिंग वाटर। भाई साहब, हम पानी दे रहे हैं एक तरह से। अगर हम चावल दे रहे हैं, इट मीन्स हम लोग पानी दे रहे हैं, और पानी की आपको पता है कितनी ज्यादा किल्लत है हमारे देश में। ठीक है, अभी आपने पीछे पढ़ा हो, 2-3 महीने पहले आया था कि 2000 पता नहीं 47 तक इंडिया में पानी खत्म हो जाएगा, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो उसके साथ भी आप लिंकेज कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बढ़ रही है। ठीक है, 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए का भाई साहब डीजल फूक रहे हैं, तो आप देख लो कितना ज्यादा खर्चा। और और राइस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सर था एमएसपी का क्रिटिसिज्म, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्रिटिसिज्म। तो यहाँ तक कुछ ना समझ में आया तो बताइए। तो रात को सर वो क्लास वाला, आप जो मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो रात को वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें कुछ ना समझ में आया तो बताओ। यहाँ तक क्लियर है सर सभी को? ओके ओके ओके।